नमस्कार दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जीवाणुओं की जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण और उनकी आकृति के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों आज हम देखने वाले जीवाणु की संरचना। तो जीवाणु एक अति सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका अध्ययन केवल माइक्रोस्कोप्स की सहायता से माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही किया जाता है। दोस्तों अगर जीवाणु की संरचना की बात की जाए तो जीवाणु की संरचना में सबसे बाहरी परत के रूप में या मोटी परत के रूप में ऊपर कैप्सूल लेयर पाई जाती है। इसे अपंक परत या स्लाइमी लेयर भी बोला जाता है, जो कि किसी भी प्रकार के बहुत सारे विस्काशी पदार्थ होते हैं, विस्कस प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि बैक्टीरिया के अंदर बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करके मोटी परत के रूप में पाए जाते हैं। इसे कैप्सूल परत कहा जाता है। इस परत के द्वारा किसी भी बैक्टीरिया की रक्षा की जाती है, सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगर कैप्सूल लेयर की बात करते हैं, कैप्सूल लेयर का काम होता है बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करना। दोस्तों इसके अंदर की तरफ आती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अगर कोशिका भित्ति या सेल वॉल की बात की जाए तो ये सेल वॉल बनी हुई होती है म्यूकोपेप्टाइड व पेप्टिडोग्लाइकन की। म्यूकोपेप्टाइड प्लस पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसकी नाइट्रोसोमोनास इस बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई पाई जाती है। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन बाकी सभी बैक्टीरियाओं में सेल वॉल या कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड पेप्टिडोग्लाइकन। म्यूकोपेप्टाइड एक प्रोटीन पदार्थ है और पेप्टिडोग्लाइकन एक प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ यौगिक होता है या पदार्थ होता है, जिसकी इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। दोस्तों अगर बात की जाए इसकी इनरमोस्ट लेयर की बात की जाए, सबसे आंतरिक परत की बात की जाए, तो आंतरिक परत के रूप में इसमें कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है, जो कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। इसकी अगर बात किया आनुवंशिक पदार्थ की, इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में नेक्ड डीएनए पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आता है। इसमें भी कोश केंद्रक झिल्ली का अभाव पाया जाता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में नेक्ड डीएनए पाया जाता है। प्रोटीन निर्माण की क्रिया 70S राइबोसोम्स के द्वारा की जाती है। 70S राइबोसोम्स डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ, न्यूक्लिक एसिड भी बोला जाता है, और भी सभी कोशिका जो कि इसमें पाए जाते हैं, लाइक मीजोसोम्स जो कि श्वसन का कार्य करता है। ये सभी जीव द्रव्य में या प्रोटोप्लाज्म में तैरती हुई अवस्था में पाए जाते हैं, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ, जिसे प्लाज्मिड भी कहा जाता है, पाया जाता है, जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है, जो कि किसमें सर्कुलर या गोलाकार फॉर्म में पाया जाता है, जिसको किसी भी जीव में जीन ट्रांसफर हेतु
जीन ट्रांसफर हेतु प्रयोग में लाया जाता है। प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड इंपॉर्टेंट चीज है। एक जीवाणु कोशिका के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल लेयर या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, अतिरिक्त गुणसूत्रीय भाग के रूप में प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड का मुख्य कार्य यह होता है, एक तो इसमें यही लक्षण होता है कि स्वयं प्रतिकृति बना सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, खुद की प्रतिकृति स्वयं बना सकता है। इसीलिए इसको किसी भी जीन के स्थानांतरण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों अगर जीवाणु के गमन की बात की जाए, जीवाणु के गमन की बात की जाती है, जीवाणु का गमन किया जाता है फ्लैजिला के द्वारा। फ्लैजिला एक जीवाणु की संरचना से बाहर निकली हुई संरचना होती है, जीवाणु कोशिका से बाहर निकली हुई संरचना होती है, जिसकी अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन, इस प्रकार का सेक्शन काटा जाए तो इसमें 9+0 का अभिविन्यास अरेंजमेंट पाया जाता है। बाकी सभी जीवों में 9+2 का अभिविन्यास पाया जाता है। जीवाणु कोशिका के अंदर हमेशा 9+0 का अरेंजमेंट पाया जाता है, जो कि इसको फ्लैजिला बैक्टीरिया को या जीवाणु कोशिका को गमन में सहायता करता है। दोस्तों दोबारा देख लेते हैं। जीवाणु कोशिका के सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है अपंक परत या स्लाइम लेयर या कैप्सूल लेयर पाई जाती है, जो कि जीवाणु कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करती है। साथ ही साथ यह सुरक्षा प्रदान करती है किसी भी अन्य परपोषी कोशिका से। जीवाणु कोशिका को अन्य कोशिका से सुरक्षा प्रदान करती है। देन आता है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। सेल वॉल या कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कैप्सूल लेयर के अंदर की तरफ पाई जाती है, आंतरिक तरफ पाई जाती है, जो कि म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन की मिलकर बनी होती है। इसमें कि प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के यौगिक पाए जाते हैं। अगर बात की जाए सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन हमेशा लिपोप्रोटीन की बनी हुई पाई जाती है, मतलब लिपिड व प्रोटीन मिलकर लिपोप्रोटीन यौगिक बनाते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन मुख्य रूप से किसी भी पदार्थों के आवागमन में या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, जैसे कि मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में, तो इस प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन या संवहन की क्रिया में सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली सहायता करती है। अगर बात की जाए राइबोसोम्स की, राइबोसोम्स इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान 70S टाइप के पाए जाते हैं, जिनका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। अगर बात की जाए इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में इसमें नग्न डीएनए या नेक्ड डीएनए पाया जाता है, जिसके ऊपर केंद्रक झिल्ली का अभाव पाया जाता है। ये सारे के सारे कोशिकांग जीव द्रव्य में तैरती हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। अगर बात की जाए प्लाज्मिड की, प्लाज्मिड किसी भी गुणसूत्र के या किसी भी आनुवंशिक पदार्थ के अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचनाएं होती है, जिनका कार्य किसी भी जीन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करने हेतु किया जाता है। इनमें एक लक्षण, इस विशिष्ट लक्षण पाया जाता है, इनमें स्वप्रतिकृतिकरण की, सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। अगर बात की जाए फ्लैजिला में ट्रांसफर सेक्शन अगर काटा जाए तो इसमें 9+0 अरेंजमेंट पाया जाता है, 9+0 अभिविन्यास पाया जाता है, जिसके कारण कोई भी जीवाणु कोशिका में गमन पाया जाता है। फ्लैजिला के कारण किसी भी जीवाणु कोशिका में गमन पाया जाता है। अगर दोस्तों बात की जाए जीवाणुओं के प्रकार की, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। बैक्टीरिया को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला होता है अभिरंजन के आधार पर,
अभिरंजन होता है डाई या कलर के आधार पर, अभिरंजन के आधार पर। दूसरा आता है पोषण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। अगर अभिरंजन के आधार पर बात किया है तो अभिरंजन के आधार पर बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया व ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो दोस्तों ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात की जाती है तो एक साइंटिस्ट आए थे 1884 में, 1884 में एक साइंटिस्ट है क्रिश्चियन ग्राम द्वारा एक तकनीक या टेक्निक की खोज की गई। तकनीक खोजी गई जिसके द्वारा बैक्टीरिया को सेपरेट किया जा सकता था, अलग अलग किया जा सकता था कलर के आधार पर। डाई अभिरंजन होता है कलर, किसी भी बैक्टीरिया का कलर ग्रहण करना, किसी भी बैक्टीरिया का कलर ग्रहण करने के आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव। इन्होंने एक डाई का निर्माण किया, उस डाई का नाम होता है क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट। अगर कोई भी बैक्टीरिया इस डाई का कलर वायलेट कलर या बैंगनी रंग ले लेता है या ग्रहण करता है, उसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, तथा जो बैक्टीरिया बैंगनी रंग नहीं देता उसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जीवाणु कहते हैं। अगर दोस्तों दोबारा बात की जाए, एक साइंटिस्ट है 1884 में क्रिश्चियन ग्राम, इन्होंने एक डाई की खोज की जिसे क्रिस्टल वॉयलेट कहा गया। अगर कोई भी बैक्टीरिया इस डाई का कलर या इस अभिरंजक का कलर को अपनी बॉडी के अंदर कैप्सूल लेयर के अंदर ग्रहण कर लेता है तो उस बैक्टीरिया को बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऐसा बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में देखने पर वॉयलेट कलर या बैंगनी रंग का दिखाई देता है, तथा कोई बैक्टीरिया जो कि इस डाई का कलर नहीं ले पाता है, माइक्रोस्कोप में देखने पर बैंगनी रंग प्रदर्शित नहीं करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाता है। ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाता है। ऐसे बैक्टीरिया को देखने के लिए एक दूसरा अभिरंजक सेकंड डाई सैफरनिन उपयोग में लाई जाती है, जिसके कारण ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का रंग लाल रंग हो जाता है। दोस्तों दोबारा देख लेते हैं, कोई बैक्टीरिया अगर वॉयलेट कलर ले रहा है तो ग्राम पॉजिटिव कहलाएगा, वॉयलेट कलर नहीं ले रहा तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखने के लिए, उनकी संख्या को जानने के लिए हमने दूसरा डाई का यूज किया। उस डाई का नाम था सैफरनिन डाई। इस सैफरनिन डाई के कारण बैक्टीरिया लाल रंग का दिखाई देता है। दोस्तों सेकंड आता है पोषण के आधार पर बैक्टीरिया, पोषण के आधार पर जीवाणु। पोषण के आधार पर
जीवाणु ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। फिर इनकी बात की जाती है, इनके पोषण के आधार पर जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी जीवाणु, स्वपोषी जीवाणु जिसे ऑटोट्रॉफिक भी कहा जाता है। दूसरा होता है परपोषी जीवाणु, परपोषी जीवाणु जिसे हेट्रोट्रॉफिक जीवाणु भी कहा जाता है। तीसरा होता है सहजीवी जीवाणु जिसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। दोस्तों अगर इन वर्ल्डों को तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाता है तो ऑटो का एक्चुअल मतलब होता है स्वयं, सेल्फ। ट्रॉफिक वर्ड लिया गया है न्यूट्रिशन से या पोषण के लिए, पोषण के लिए। ऐसा कोई भी जीवाणु जो पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर या किसी दूसरे कोशिका पर निर्भर नहीं पाया जाता, क्या कहलाता है? स्वपोषी जीवाणु कहलाता है। ऐसा जीवाणु जो कि भोजन के लिए किसी अन्य कोशिका पर निर्भर नहीं पाया जाता, ऑटोट्रॉफिक जीवाणु कहलाता है। या दूसरी भाषा में कहा जा सकता है ऐसा जीवाणु जो स्वयं भोजन बना ले, स्वयं भोजन बना ले, क्या कहलाएगा? ऑटोट्रॉफिक जीवाणु कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो क्लोरोबियम या क्लोरोबैक्टीरियम, क्लोरोबियम या क्लोरोबैक्टीरियम। दोस्तों अगर दोबारा देखा जाए ऑटोट्रॉफिक जीवाणु स्वयं पोषण, ऐसा कोई भी जीवाणु जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है, मतलब स्वयं भोजन बना ले। वो भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बना सकता है या किसी रसायन का उपयोग करके भी, कीमोबैक्टीरिया रसायन का उपयोग करके भी बना सकता है। ऐसे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया स्वपोषी जीवाणु कहलाते हैं, जैसे कि क्लोरोबियम, क्लोरोबैक्टीरियम। अगर दोस्तों बात की जाए परपोषी बैक्टीरिया की, पर हेट्रो का मतलब होता है दूसरा या अन्य या अदर। ट्रॉफिक वर्ड न्यूट्रिशन से लिया गया है। ऐसा कोई भी बैक्टीरिया जो कि पोषण के लिए, ऐसा कोई भी बैक्टीरिया जो कि पोषण के लिए किसी अन्य कोशिका पर या अन्य जीव पर निर्भर पाया जाता है, क्या कहलाता है? परपोषी या हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऐसा कोई बैक्टीरिया, ऐसा कोई जीवाणु जो कि पोषण के लिए किसी अन्य कोशिका पर या जीव पर निर्भर हो, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाता है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाता है। जैसे कि टीबी का बैक्टीरिया, टीबी एक रोग होता है मनुष्यों में या जंतुओं में, ठीक है, उसका बैक्टीरिया क्लोरोबैक्टीरियम या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों टीबी एक रोग होता है जो कि मनुष्यों में पाया जाता है, इसका बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। या बेसिलस जीवाणु जो कि रॉड शेप्ड पाए जाते हैं, छड़ाकार आकृति में पाए जाते हैं। या दूसरी और बोला जाए तो हैजा का या कॉलेरा का विब्रियो
कोलेरी जो कि कॉमा शेप्ड पाया जाता है, कॉमा की आकृति का पाया जाता है। ये सारे बैक्टीरिया परपोषी की तरह कार्य करते हैं। ये सारे बैक्टीरिया परपोषी की कोशिका परपोषी जीवाणु की तरह कार्य करते हैं। दोस्तों दोबारा अगर देखा जाए, ऐसा कोई भी बैक्टीरिया जो कि पोषण के लिए किसी दूसरी कोशिका पर या दूसरे जीव पर निर्भर पाया जाता है हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया कहलाता है। जैसे कि टीबी का बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बेसिलस जीवाणु या हैजा का विब्रियो कोलेरी या लेप्रेसी कुष्ठ रोग का जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये सारे सारे परपोषी कहलाते हैं। अगर सहजीवी, सिम का मतलब होता है टुगेदर, या बोला जाए हिंदी में तो साथ साथ, बायोटिक लाइफ जीवन, साथ साथ जीवन, साथ साथ जीवन। ऐसा कोई भी बैक्टीरिया, ऐसा कोई भी बैक्टीरिया किसी अन्य जीव के साथ, ऐसा कोई भी बैक्टीरिया, ऐसा जीवाणु किसी अन्य जीव के साथ संबंध बनाकर पाया जाता है। या इनका कह सकते हैं कि अकेले अस्तित्व नहीं पाया जाता, अकेले अस्तित्व नहीं पाया जाता, या साथ साथ दोनों जीवन बताते हैं। मान लो यहाँ पे एक बैक्टीरिया ले लिया जाए, इसके साथ में एक प्लांट ले लिया जाए, इसके साथ में एक प्लांट ले लिया जाए, तो इस बैक्टीरिया के द्वारा इस प्लांट को भी कुछ ना कुछ लाभ होगा, इस प्लांट के द्वारा इस बैक्टीरिया को भी कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो इस प्रकार का संबंध या जीवन क्या कहलाता है? सहजीवी। क्या कहलाता है? सहजीवन या सहजीवी या सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस। तो अगर दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल होता है राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु जितने भी मटर कुल के पौधे होते हैं, जितने भी लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, इसको भी दो भागों में तोड़ा जा सकता है। जैसे मटर, चना, ये सारे के सारे, मूंगफली, ये सारे के सारे प्लांट्स की जड़ों में पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, वातावरणीय नाइट्रोजन को प्लांट्स को प्रोवाइड कराने का काम करता है। नाइट्रोजन किसी भी प्रोटीन के लिए, किसी भी जीव में प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। क्या करता है राइजोबियम जीवाणु? N2 नाइट्रोजन को, पादप को देता है। इससे पादप को क्या फायदा हुआ? उसको नाइट्रोजन मिल गई। पादप को क्या फायदा हुआ? उसको नाइट्रोजन मिल गई। साथ ही साथ राइजोबियम जीवाणु को, साथ ही साथ राइजोबियम जीवाणु को यह फायदा हुआ कि उसको रहने के लिए एक जगह मिल जाती है, रहने के लिए एक जगह मिल जाती है। तो इसीलिए इन दोनों को बोला जाता है सहजीवी या सहजीवन संबंध बोला जाता है। तो इसमें दोनों को फायदा होता है। ऐसा कोई भी संबंध जिसमें दोनों जीवों को फायदा होता है सहजीवन कहलाता है, या सहजीवी, सहजीविता कहलाता है, सिम्बायोसिस कहलाता है, सिम्बायोसिस कहलाता है। तो दोस्तों सिम्बायोसिस को देखें, ऐसा कोई भी जीवाणु जो कि किसी अन्य जीव के साथ संबंध बनाकर रहता है तथा उसको बेनिफिट होता है, लाभ प्राप्त होता है, तो इस प्रकार का जीवाणु सहजीवी जीवाणु कहलाता है। जैसे कि राइजोबियम जीवाणु, जैसे कि राइजोबियम जीवाणु। ठीक है। अगर दोस्तों जीवाणु में जनन की बात की जाए या जीवाणु में लैंगिक जनन की बात की जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, तो लैंगिक जनन जीवाणु में 3 प्रकार का पाया जाता है। पहला होता है रूपांतरण, पहला होता है रूपांतरण, इसे इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी कहा जाता है। पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या रूपांतरण। सेकंड होता है पारक्रमण, ट्रांसडक्शन मेथड, ट्रांसडक्शन मेथड। थर्ड होता है कॉन्जुगेशन मेथड या संयुग्मन विधि द्वारा। दोस्तों अगर रूपांतरण मेथड की बात की जाए तो रूपांतरण मेथड की खोज या रूपांतरण विधि की खोज ग्रिफिथ द्वारा की गई थी, ग्रिफिथ द्वारा की गई थी। लेकिन इसका डिटेल्ड एनालिसिस या पूर्ण रूप से अध्ययन एवरी मैकलाउड व मार्कर्टी द्वारा, एवरी मैकलाउड व मार्कर्टी द्वारा किया गया। इन्होंने न्यूमोकोकस बैक्टीरिया पर या न्यूमोकोकस जीवाणु पर, न्यूमोकोकस जीवाणु नवजात शिशुओं में निमोनिया रोग करता है,
निमोनिया रोग का कारक, निमोनिया रोग का कारक। न्यूमोकोकस जीवाणु नवजात शिशुओं में या इन्फेंट्स में न्यूमोनिया नामक रोग करता है, जिसके कारण उनके फेफड़ों में सूजन आ जाती है, तो श्वसन तंत्र उनका प्रभावित होता है। अगर दोस्तों बात करें पारक्रमण मेथड की, ट्रांसडक्शन मेथड की, तो ट्रांसडक्शन मेथड की खोज की गई थी जनरल व लेडरबर्ग के द्वारा, तथा इन्होंने इस विधि को पूर्ण विधि को बताया था, इस विधि को पूर्ण रूप से बताया था। इन्होंने प्रयोग किया था साल्मोनेला जीवाणु पर। साल्मोनेला जीवाणु या साल्मोनेला टाइफी जीवाणु टाइफाइड रोग के लिए, टाइफाइड रोग का जीवाणु होता है। साल्मोनेला जीवाणु टाइफाइड रोग का जीवाणु होता है। साल्मोनेला जीवाणु पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे, साल्मोनेला जीवाणु पर अपने प्रयोग किए थे, और साल्मोनेला जीवाणु टाइफाइड रोग का जीवाणु होता है। वह दोस्तों बात करें ट्रांसडक्शन या पारक्रमण मेथड की, पारक्रमण मेथड की खोज की थी जेंडर व लेडरबर्ग के द्वारा, जेंडर व लेडरबर्ग के द्वारा की गई थी, और इन्होंने इस विधि का पूर्ण रूप से अध्ययन करके समझाया था। इन्होंने अपने प्रयोग साल्मोनेला जीवाणु पर किया था। साल्मोनेला जीवाणु टाइफाइड रोग का जीवाणु या रोग कारक होता है। अगर बात की जाए कॉन्जुगेशन या संयुग्मन विधि की, कॉन्जुगेशन या संयुग्मन विधि की, संयुग्मन साथ साथ कोई एक बैक्टीरिया किसी अन्य बैक्टीरिया के संपर्क में आने पर अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देते हैं, इस विधि को बोला जाता है संयुग्मन विधि। इस विधि को बोला जाता है संयुग्मन विधि। इस विधि की खोज की गई थी ग्रिफिथ के द्वारा, इस विधि की खोज की गई थी ग्रिफिथ के द्वारा। इस विधि का पूर्ण रूप से अध्ययन लेडरबर्ग व टॉटम के द्वारा, लेडरबर्ग व टॉटम के द्वारा किया गया था, लेडरबर्ग व टॉटम के द्वारा किया गया था। इन्होंने अपने प्रयोग ई कोलाई या एस्चेरिया कोलाई नामक जीवाणु पर किए थे, ई कोलाई या एस्चेरिया कोलाई नामक जीवाणु पर किए थे। तो दोस्तों बात की जाए दोबारा देखें अगर लैंगिक जनन की, लैंगिक जनन जीवाणु में 3 रूप से पाया जाता है। पहला होता है रूपांतरण, सेकंड होता है पारक्रमण, थर्ड होता है संयुग्मन विधि द्वारा। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन व कॉन्जुगेशन विधि द्वारा। ट्रांसफॉर्मेशन विधि की खोज की गई थी ग्रिफिथ के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन विधि की खोज की गई थी ग्रिफिथ के द्वारा, तथा इस विधि का पूर्ण रूप से अध्ययन एवरी, मैकलाउड व माकर्टी द्वारा, एवरी, मैकलाउड व माकर्टी द्वारा किया गया था। इन्होंने अपने प्रयोग निमोनिया रोग का रोग कारक, जिसे न्यूमोकोकस जीवाणु भी कहा जाता है, पर न्यूमोकोकस जीवाणु पर किए थे। इस विधि में इन्होंने किसी भी रोग वाहक की, मतलब इस जीवाणु को ले जाने वाले कारक का उपयोग नहीं किया था। मतलब ये निमोनिया का जीवाणु, न्यूमोकोकस जीवाणु अपने आप ही या किसी भी वातावरण के द्वारा नवजात शिशुओं में प्रवेश कर सकता है। वह दोस्तों बात की जाए पारक्रमण मेथड, ट्रांसडक्शन मेथड की, पारक्रमण मेथड की विधि की खोज की गई थी जेंडर व लेडरबर्ग के द्वारा, तथा इसका पूर्ण रूप से अध्ययन भी इन्होंने ही करके बताया था। इन्होंने टाइफाइड रोग के रोग कारक पर अपने प्रयोग किए थे। साल्मोनेला जीवाणु स्वयं किसी भी जीव में या किसी भी परजीवी कोशिका के अंदर प्रवेशित नहीं कर सकता। इसके लिए रोगवाहक के रूप में जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी पाया जाता है। अगर दोस्तों बात की है संयुग्मन विधि की या कॉन्जुगेशन मेथड की, तो कॉन्जुगेशन मेथड की खोज की गई थी ग्रिफिथ के द्वारा, तो पूर्ण रूप से अध्ययन लेडरबर्ग में टॉटम ने किया था। इस विधि को सबसे पहले ई कोलाई या एस्चेरिया कोलाई नामक जीवाणु के अंदर देखा गया था। दोस्तों अगर बात की जाती है कि जीवाणु के लाभ क्या हैं, जीवाणुओं के लाभ, तो दोस्तों जीवाणु मनुष्य के लिए लाभकारी भी है और हानिकारक रूप से भी पाया जाता है। पहले अगर लाभ देखे जाए तो लाभ होता है
डेयरी इंडस्ट्री में, डेयरी उद्योग में, डेयरी उद्योग में दूध से दही बनाने के काम आता है, दूध से दही बनाने के काम आता है। अगर इस प्रोसेस को देखा जाए तो यहाँ पे दूध होता है या मिल्क होता है, ठीक है। मिल्क में एक शुगर पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है, इस शर्करा को बोला जाता है लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शर्करा। अगर दोस्तों देखा जाए तो इस दूध में कर्ड की कुछ मात्रा या दही की कुछ मात्रा मिलाने पर, दही की कुछ मात्रा मिलाने पर ये दही में या कर्ड में परिवर्तित हो जाता है। दही एक खट्टा या अम्लीय पदार्थ है, दही एक खट्टा या अम्लीय पदार्थ है जिसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर दोस्तों दही मिलाया था अपन ने, दही में कुछ चीज तो ऐसी होगी या कोई बैक्टीरिया तो ऐसा होगा जिसने इस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक अम्ल में, इस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया, तो उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु कुछ समय में अपनी प्रतिकृतियां बनाकर या अपने समान जीवाणु बनाकर या जनन कर अपने समान असंख्य जीवाणु का निर्माण कर देते हैं, जिससे लैक्टोज शुगर लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, लैक्टोज शुगर लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों सेकंड लाभ की बात की जाए तो राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु सहजीवी के रूप में, सहजीवी के रूप में राइजोबियम जीवाणु किसी भी नाइट्रोजन कुल के या लेग्यूम प्लांट्स में या मटर कुल के पौधों में पाया जाता है, जिसमें जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन को पादप को प्रदान करने का कार्य करता है। दोस्तों अगर थर्ड बात की जाए तो प्रतिजैविक निर्माण में, प्रतिजैविक निर्माण में, प्रतिजैविक होता है एंटीबायोटिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक ड्रग। एंटी का मतलब होता है विपरीत, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ या जीवन। अगर किसी भी व्यक्ति को रोग पाया जाता है और रोग होता है जीवाणु के द्वारा, अगर वो रोग होता है जीवाणुओं के द्वारा, तो उस रोग के प्रति जो लड़ने के लिए दवाइयां दी जाती है, लड़ने की क्षमता विकसित करने के लिए दवाइयां दी जाती है, उन दवाई को बोला जाता है प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक ड्रग्स बोला जाता है। तो ऐसी एंटीबायोटिक ड्रग्स का निर्माण बैक्टीरियाओं के द्वारा किया जाता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो दोस्तों अगर देखा जाए डेयरी उद्योग में जीवाणु काम आते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु हो गया। और अगर बात किया राइजोबियम जीवाणु किसी भी सहजीवी के रूप में पाया जाता है, जो कि पादपों के लिए उपयोगी है। प्रतिजैविक निर्माण में जो कि मनुष्य के लिए या पशुओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी पाए जाते हैं। अगर दोस्तों आगे बात की जाए इनके लाभ की, एक होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, आधुनिक आनुवांशिक अभियांत्रिकी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है किसी भी जीव के वो पादप भी हो सकता है, वो जीव जंतु भी हो सकता है।
किसी भी पादप कोशिका या जंतु कोशिका के गुणसूत्रों में, पादप कोशिका या जंतु कोशिका के गुणसूत्रों में, क्रोमोसोम्स में लाभदायक जीन को प्रवेशित कराना, एंटर कराना, प्रवेशित कराना, ये कहलाता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के तहत किसी भी जीव में, वो पादप भी हो सकता है, जंतु कोशिका भी हो सकती है, पादप कोशिका या जंतु कोशिका के गुणसूत्रों में लाभदायक जीन को प्रवेशित कराया जाता है। इस प्रकार से हमने बीटी कपास का निर्माण किया है। बीटी कपास का निर्माण किया है। एक बैक्टीरिया होता है बेसिलस, बेसिलस का मतलब होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, बेसिलस का मतलब होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, बेसिलस थुरिंजिएंसिस। इस बैक्टीरिया को हमने कपास के पादप में प्रवेशित कराया, कपास में प्रवेशित कराया, जिससे पादप में या कॉटन प्लांट में, कपास के पादप में अन्य जीवाणुओं के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हुई। अगर दोस्तों बात की जाए बेटी कपास की, बेटी कपास बनाया, फिलहाल सबसे पहले बेटी कपास बनाया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा। अब टमाटर भी बनाया जा चुका है, आलू भी बनाया जा चुका है। तो बेटी कपास में हमने डाला था बेसिलस थुरिंजिएंसिस। इस बैक्टीरिया के द्वारा किसी भी जीन को हमने कॉटन के प्लांट में एंटर कराया था, जिससे कि पादप में अन्य जीवाणु के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हुई, अन्य पादप के लिए हानिकारक जीवाणु के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हुई। इसी प्रकार आते हैं टीआई प्लाज्मिड। इन टीआई प्लाज्मिड के द्वारा इच्छित जीन को डिजायर्ड जीन को कोशिकाओं में प्रवेशित कराया जाता है, लाभदायक काम के लिए सारे कार्य किए जाते हैं, लाभदायक कार्य के लिए। दोस्तों अगर बात की जाए जीवाणु के लाभ की, जीवाणु में लाभ में आता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी ये कहलाता है, आनुवांशिक शब्द हमेशा किसी भी ऐसे पदार्थ के लिए लिया जाता है जो कि दूसरे या संतति में परिवर्तित हो, या सबसे बढ़िया बात है क्रोमोसोम्स से रिलेट करें। आनुवांशिक पदार्थ से, जेनेटिक मटेरियल से रिलेट करता है। अगर जेनेटिक मटेरियल से रिलेट करता है तो दूसरे अन्य संततियों में भी ये लक्षण जाएगा। तो इस प्रकार से हमने किसी भी पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अपने इच्छित जीन को प्रवेशित कराकर उससे अच्छी फसलें प्राप्त कर ली, अच्छी नस्लें प्राप्त कर ली। ठीक है। बीटी कॉटन में हमने बेसिलस थुरिंजिएंसिस को प्रवेश कराकर, बेसिलस थुरिंजिएंसिस नामक बैक्टीरिया को प्रवेशित कराकर हमने लाभदायक लक्षण प्राप्त किए, जिससे कि पादप की प्रतिरोधकता बढ़ गई, प्रतिरोधकता में वृद्धि हो गई, जिससे कि अन्य जीवाणु के प्रति पादप प्रतिरोधी हो गया। थैंक यू।